Hello students, welcome to Mad Educators official YouTube channel Mad Educhem, specially designed for the chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss the class 12th first unit, the solution topic. We already have uploaded one video in our channel. This is the second lecture video. We are uploading this topic into parts and पहले वाला लेक्चर में हम जो जो चीज को सीखे हैं जाने हैं ना उसके बारे में एक क्विक रिकैप कर लेंगे, उसके बाद आगे के लेक्चर को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जो चीज देखा वह है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है एंड सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट्स पर हम डिवाइड कर सकते हैं। वहीं पर क्वालिटेटिवली अगर हम उसको डिवाइड करते हैं ना तो उसको कंसंट्रेशन, तीनों कंसंट्रेशन फैक्टर्स होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो और ज्यादा डिसॉल्व कर सकता है सॉल्यूट, एंड सैचुरेटेड जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट को अपने अंदर एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पर डिसॉल्व कर लिया है। एंड सुपर सैचुरेटेड वो होता है जो सैचुरेशन लेवल को क्रॉस करके बहुत ज्यादा सॉल्यूट को कंटेन कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन हमने देखा था। एंड तरह तरह के इसका जो एग्जांपल्स होता है ना उसको हमने देखा। गैस इन गैस का एग्जांपल एयर था, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल वाटर इन गैस था, एंड सॉलिड इन गैस का एग्जांपल स्मोक देखा था हमने। सेकेंड केस लिक्विड सॉल्यूशन में हमने गैस एंड लिक्विड का जो एग्जांपल था वो एग्स एंड वाटर एंड व्हिप्ड क्रीम देखे थे हमने। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड का अल्कोहल इन वाटर, लेमन इन वाटर, मायोनीज, ये सब देखे हम। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड में सुक्रोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, इस टाइप के। एंड थर्ड केस सॉलिड सॉल्यूशन में हमने देखा गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड सॉलिड के कई तरीके के एग्जांपल, जहां पर गैस इन सॉलिड का एग्जांपल होता है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, लिक्विड इन सॉलिड के एग्जांपल द मर्क्यूरी इन जिंक एंड जिलेटिन, एंड थर्ड सॉलिड इन सॉलिड का जो एलॉय लाइक ब्रोंज। ठीक है, उसके बाद हमने जो कंटिन्यू करना चाहेंगे इस वीडियो में वो होता है एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन क्वांटिटेटिवली। पहले हम जानेंगे अगर दो जार में, ये जो दो जार है ना इक्वली साइज एंड सेट किया तो इसमें अगर इक्वल मात्रा में सॉल्यूशन बनाया जाता है ना और सॉल्वेंट भी इक्वली प्रेजेंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 1 जार में कंपोनेंट 1, ठीक है, कंपोनेंट 1 मान लो कि शुगर कंप्लीटली है। ठीक है, एंड नंबर 2 जार में वाटर कंप्लीटली है। तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम दोनों को कंपाइल करते हैं तो कौन किस में डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि सॉल्वेंट कौन है एंड सॉल्यूट कौन है, क्योंकि इन दोनों का जो क्वांटिटी है ना वो सेम है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को डिटरमाइन तो नहीं कर पा रहे हैं, पर इस टाइम पर तो अगर हम दोनों को कंपाइल करेंगे तो इसका तो सोल्यूशन बनेगा, तो इसमें कौन सॉल्वेंट है एंड कौन सॉल्यूट है ये हमें पता लग जाएगा इस सारे टर्म्स की वजह से। एंड इसके अलावा भी अगर कोई सॉल्यूशन हम बिल्डअप करते हैं ना तो दोनों सॉल्यूशन में, अननोन सॉल्यूशन में अगर लाइक मान लेते हैं एक सॉल्यूशन है ना कि एक 1 स्पून सॉल्ट का एक 100 ml में एक सॉल्यूशन बनाए एंड देन 20 ग्राम ऑफ स्पून की एक सॉल्ट की एक ग्लास ऑफ वाटर में बनाए, तो कौन ज्यादा कंसेंट्रेटेड है कौन लेस कंसेंट्रेटेड है तो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम इसका जो स्पून की क्वांटिटी है इसके हिसाब से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। पर ये तो एक एक्सपेरिमेंटल जो होता है ना उसका थियोरेटिकल रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से ना हमें बहुत सारे टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और आते हैं मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। ठीक है, मोलालिटी, बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें।
ठीक है, तो अभी हम 1 by 1 करके सबके बारे में जानेंगे इन डिटेल। सबसे पहले हम जो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं वो होता है मास परसेंटेज, जिसे हम W by W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन हो जाता है ना, मास परसेंटेज इज द percentage by the mass of a component in a mixture or compound, calculated by dividing the mass of the compound by the total mass of the mixture and multiplying by 100। यानी कि डेफिनेशन यहाँ पर राइट डाउन करते जा रहे हैं। is the percentage by mass of a component in a mixture or compound calculated by dividing the mass mixture। and multiplying by 100। यानी कि मास परसेंटेज इज द परसेंटेज, एक परसेंटेज है जहां पर मास ऑफ अ कंपोनेंट इन ए मिक्सचर या कंपाउंड या फिर कोई सॉल्यूशन, जहां पर हम मास परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं इसके मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि टोटल सॉल्यूशन में उसका जो कंपोनेंट है ना, यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसका जो टोटल मास है, उसको अगर हम टोटल जो मास ऑफ द सॉल्यूशन है ना उससे डिवाइड करते हैं, उसका जो डिजिट आता है उसे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल जो रिजल्ट आता है वही हो जाता है मास परसेंटेज। ठीक है, लाइक मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल solution made by dissolving 6 grams of sodium hydroxide in 15 grams of water has a total mass of 56 gram एक सॉल्यूशन है जिसमें 50 ग्राम हमने वाटर लिया एंड 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने यहाँ पर डिसॉल्व किया। ठीक है,
तो मास परसेंटेज के फॉर्मूले के हिसाब से 6 बाई टोटल मास जो 50 प्लस 6 यानी 56 हो जाता है वो, एंड 100 से मल्टीप्लाई, तो इसका जो रिजल्ट हो जाता है ना वो नियर अबाउट 10.7% के आसपास आता है। ठीक है, यानी कि 6 ग्राम जो सॉल्यूट की मास है एंड जो सॉल्यूशन के मास है यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, टोटल मास को डिवाइड करेंगे तो उसका जो डिजिट आता है उसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से W बाई W यानी कि मास परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, एंड ये है उसका डेफिनेशन। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर, जिसे हम V बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है पहले हम वो राइट डाउन कर लेते हैं। Volume percentage is a measure of concentration that indicates, जिसे हम वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम का परसेंटेज निकालते हैं ना, उसी को बेसिकली वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। सो that indicates the percentage is solute, okay, by dividing by the volume in your solution। ठीक है, and calculated by dividing the volume of solute by the total, जैसे W बाई W में था ना टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वैसे ही द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। and multiplied by 100। जैसे आप देख सकते हो फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से V बाई V से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक एक एग्जांपल्स कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट यानी V बाई V के हिसाब से बोला गया है ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 5.0 ml HCl डाइल्यूटेड टू 100 ml विथ वाटर, यानी कि वॉल्यूम परसेंट यानी V बाई V परसेंट के हिसाब से 5.0 जो ml है ना, यही सॉल्यूट का वॉल्यूम है एंड सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है ना, इसको डाइल्यूट किया गया है 100 ml वाटर से। ठीक है, मतलब 100 ml टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन जो है ना वो 100 ml का है। तो उसका जो रिजल्ट है 5.0 परसेंटेज। ठीक है, सो क्लियर। मास परसेंट के हिसाब से जैसे किए थे ना हम पिछले W/W में, वैसे ही वॉल्यूम परसेंट के में भी है, जैसे B बाई V से करते हैं। ठीक है, वहां पर मास को कंसीडर किया, यहाँ पर वॉल्यूम को कंसीडर कर रहे हैं। वहीं पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि W/V, इसमें मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड डिवाइडेड बाय डिसॉल्व 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अगर इसको आपको कैलकुलेट करना होता है तो एक सॉल्यूशन में यानी कि 100 ml, इसमें स्पेसिफिकली बोला गया कि 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन में जहां पर वॉल्यूम कंसीडर किया जा रहा है, कितना ग्राम, किलोग्राम, कुछ भी यूनिट हो सकता है। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में इसको मास किसी भी यूनिट पर हो सकता है, मास कितना डिसॉल्व हो गया है एक सॉल्यूट का। ठीक है, उसे अगर परसेंटेज में निकाले तो जो रिजल्ट आता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो वो होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे M बाई V से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा ए मेजर ऑफ कंसेंट्रेशन that represents the mass of a solute in grams per 100 milliliters of solution। ठीक है, एंड इसे हम परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। लाइक यहाँ पर जैसे मास परसेंटेज में किया, वॉल्यूम परसेंटेज में किया, वैसे ही हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में भी करते हैं। ठीक है, इसे हम W/V और M बाई V दोनों से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहा है ना, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मास solution mass by mass।
ठीक है, एंड डेंसिटी ये सॉल्व करना है तुम्हें। अभी आते पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर जो है पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको एक्चुअल में ना 10 to the power 6 के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि जो मिलियन है ना वो 10 to the power 6 के हिसाब से होता है। मान लो कि कंसेंट्रेशन ऑफ 50 ppm, इसका मतलब क्या होता है आमतौर पर? इसका मतलब है कि 50 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट फॉर एवरी पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 1 मिलियन पार्ट्स में 50 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसको कहते हैं 50 ppm। सो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व डिवाइडेड बाय डिसॉल्व्ड इन नंबर ऑफ द parts of the component divided by the total number of the all components in the solution into 10 to the power 6 होगा इधर 10 to the power 6, क्योंकि ये ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में हो रखा है। ठीक है, concentration in parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume। सभी में हो सकता है। लाइक मैं मास की मास हिसाब से एक एग्जांपल्स दिखा दे रही हूँ आपको। जैसे कि मान लो 12.5 ग्राम CO2 dissolved in ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको अगर हम ppm में कन्वर्ट करेंगे मास बाय मास के हिसाब से, सो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। ठीक है, तो इसमें 12.5 ग्राम CO2 डिवाइडेड बाय 12.5 ग्राम CO2 प्लस टोटल मास कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, ग्राम ऑफ H2O इंटू 10 to the power 6। सो उसका जो फाइनल रिजल्ट है 70.92.2 ppm। ठीक है, ये आ गया है मास के हिसाब से, यानी W/W ppm। ठीक है, वहीं पर इसका और जैसे हमने यहाँ पर देखा कि कंसेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम एंड मोल्स टू वॉल्यूम ऑल्सो। सो हम यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले जो होते हैं ना, यहाँ पर हम राइट डाउन करते जा रहे हैं। अब नोट्स बना लेना। मास बेसिस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही आता है। ठीक है, यानी कि टोटल
जो मास है ना सॉल्यूशन का, उसको बोला गया है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये मास के बेसिस पर हुआ है। एंड सेकेंड वॉल्यूम बेसिस पर, जो बेसिकली गैस के लिए होता है, ठीक है। अभी पीपीएम को डिफाइन करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो है ये, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल वॉल्यूम। ओके, इंटू 10⁶। अभी आते हैं मोलर बेसिस। ये बेसिकली है फॉर सॉल्यूशन। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, सो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन मास से किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम से किया, वैसे ही मोल ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब टोटल मोल्स क्या है इस सॉल्यूशन में, उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं जितना अमाउंट ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, एंड उसका रिजल्ट को अगर 10⁶ से अगर मल्टीप्लाई करते थे तो उसका फाइनल रिजल्ट जो होता है वो आता है पीपीएम में। ठीक है, सो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, इस सारा का सारा टर्म जो है ना वो पीपीएम में है। अभी आते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के ऊपर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि मोल फ्रैक्शन is the ratio of मोल फैक्टर है, हाँ, मोल ऑफ total moles of मिक्सचर, यानी कि मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है जो मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एक सॉल्यूशन है या मिक्सचर है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन को ही स्टडी करेंगे ना। तो इस सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, पर इस टॉपिक पर हम बस बाइनरी कंपोनेंट को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसमें बस एक सॉल्वेंट होगा एंड एक सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो चाहे हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन डिफाइन करें एंड चाहे हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करें, ठीक है, तो उसमें अगर डिफाइन करना होता है ना तो एक रेशियो होता है, ये चाहे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो, डिवाइडेड बाय टोटल, हमेशा टोटल के हिसाब से हो रहा है, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट की मोल्स प्लस सॉल्यूट की मोल्स। ओके,
ये हो जाता है एक रेशियो जिसे हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि टोटल मोल के हिसाब से तो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, इसीलिए मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ का जो फॉर्मूला है देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, चाहे वो कंपोनेंट सॉल्वेंट हो या फिर सॉल्यूट हो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट यानी जिसको हम डिटरमाइन करने वाले हैं। ठीक है, अगर सॉल्वेंट के लिए करेंगे तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मोल्स काउंट करेंगे, अगर हम सॉल्यूट को करेंगे तो यहाँ पर हम सॉल्यूट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पर नीचे वाला जो डिजिट है ना वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जो टोटल नंबर होता है ना तो वो नो चेंज होगा। ठीक है, अगर सॉल्यूट के लिए करना है तो सॉल्यूट का आ जाएगा, एंड सॉल्वेंट का करना है तो सॉल्वेंट का आ जाएगा, बस। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, इन बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ए एंड बी आर Na एंड Nb, यानी कि मान लो कि A एक सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो है ना, उसमें मान लो कि A जो है वो होता है सॉल्वेंट एंड B जो है ना वो सॉल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स A के लिए Na, नंबर ऑफ मोल्स B के लिए Nb। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें डिफाइन करना है तो उसे हम काई से डिफाइन करते हैं, तो काई A यानी कि हम सॉल्वेंट के लिए डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए काई A डिफाइन करने के लिए Na हो जाएगा डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ठीक है, क्योंकि टोटल करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन में हम इस लेक्चर में जानेंगे, तो इसीलिए हम बाइनरी जो यानी कि टू कंपोनेंट से मेडअप होता है, यानी एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर हम मल्टी कंपोनेंट्स का कंसीडर करते तो जितना भी मोल्स ऑफ प्रेजेंस होता ना तरह तरह की कंपोनेंट की, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर एज हम बाइनरी को कंसीडर कर रहे हैं तो इसलिए बस Na एंड Nb होगा। ओके, एंड फॉर काई बी इसमें सेम इन बी के लिए हो जाएगा एंड Na प्लस Nb। ठीक है, फॉर Na एंड फॉर Nb। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेलेंस को क्लीन कर लेते हैं। For a solution containing I number of the component we have xi is equal to ni, मतलब ith कंपोनेंट के लिए अगर उसको डिटरमाइन करना हो, जैसे हमने पहले बोला कि अगर इस कोई सॉल्यूशन में ना तरह तरह की कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, लाइक कंपोनेंट A B C D कुछ I तक है, तो ith नंबर के लिए अगर हमें डिफाइन करना होगा ना, तो इसका भी पर्टिकुलर जो मोल प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में, उसको हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स फॉर I डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, जो मोल्स प्रेजेंस है ना सारे कंपोनेंट्स के लिए, उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो उसको कंपोनेंट को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, फॉर N1 N2 N3 फॉर ith तक जितना भी कंपोनेंट्स प्रेजेंस है मोल्स में, वो सारे हम कैलकुलेट करके उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा फॉर I के लिए। इट कैन बी शोन दैट इन ए गिवन सॉल्यूशन द टोटल जो सम होता है ना, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन को अगर आप जोड़ोगे तो उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है 1 में होता है। ठीक है, तो काई 1 काई 2 काई 3 जो है ना, सब फ्रैक्शन में ही आएगा, सब फ्रैक्शन में आएगा। तो अगर इसको आप टोटल करोगे तो उसका हाईएस्ट जो होता है ना 1 होता है, यानी कि एक सॉल्यूशन में उसका जो टोटल काई 1 काई 2 काई 3 करके जाओगे, उसका जो टोटल फ्रैक्शन है ना, सम जो करोगे वो मोल फ्रैक्शन का यूनिटी है, यानी कि 1 है। ठीक है, क्लियर है मोल फ्रैक्शन? अभी हम जानेंगे नेक्स्ट जो है मोलारिटी। एक्चुअल में मोलारिटी को ना हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं,
ठीक है, डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, यानी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर सीसी, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, उससे अगर हम कोई टर्म से डिफाइन करते हैं वो है मोलैरिटी। यानी कि मान लो इस जार में हम इथानॉल प्रेजेंस किया है 1 लीटर, ठीक है, अगर इसमें हम वाटर की मॉलिक्यूल जो है ना उसमें कितना मोल्स प्रेजेंस है, लाइक मान लो कि हम यहाँ पर 18 मोल डिसॉल्व करके रखे हैं, तो उसका जो मोलैरिटी हो जाएगा सो हो जाएगा 18 एंड 1 लीटर के हिसाब से होगा वॉल्यूम, जो भी होगा वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम 1 लीटर लिया है ना तो इसका 1 लीटर ही आ जाएगा। अब हम 3 लीटर लेते हैं तो यहाँ पर 3 लीटर के हिसाब से होगा, ml के हिसाब से अगर होगा ना तो उसको आपको 1000 से डिवाइड करके फिर से उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई सा भी यूनिट में दिया हो लाइक मिलीलीटर, हेक्टेलीटर, डेसीलीटर, किसी भी यूनिट पर दिया हो ना तो आपको पहले तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मोलैरिटी मोलालिटी जो भी टर्म्स है ना उसको यूनिट है ना उसे बहुत अच्छी तरीके से हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो मोलैरिटी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। वहीं पर अगर हम मोलैलिटी की डिफाइन करेंगे तो मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से एंड मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं, एंड ये होता है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर केजी, यानी कि किलोग्राम के हिसाब से ऑफ सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज द मोलैलिटी, यानी मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, जो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन ऑफ केजी। यहाँ पर हम लीटर के हिसाब से कर रहे थे और यहाँ पर केजी के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। यानी मान लो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बिल्डअप है जहां पर 7 kg वाटर में हम 36 ग्राम मोल के हिसाब से कुछ ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर में हाँ कर सकते हैं प्रेशर में, तो कर दिया, ठीक है। तो जो मोलालिटी आ जाएगा ना तो उसका आ जाएगा 36 बाय 7 kg के हिसाब से। अगर ग्राम में होता तो आपको लाइक मोलारिटी के हिसाब से भी जैसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता ना, वैसे ही आपको इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से ख्याल होना चाहिए कि कौन से यूनिट में, अगर यूनिट का कुछ गलत कर दिया ना तो उसका जो न्यूमेरिकल है ना उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है कि कौन सा भी यूनिट हो, लाइक वो ग्राम में हो, किलोग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, किसी भी यूनिट पर हो आपको लेकर आना है उसे किलोग्राम में ही, क्योंकि मोलारिटी का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली किलोग्राम पर है। लाइक मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट नॉट टोटल। पहले वाली जो क्वेश्चन था ना उस सारे में जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, सब में हमने क्या किया, टोटल को लेकर आया, डिवाइड जिससे किया ना वो टोटल था, टोटल यानी कि सॉल्यूशन के। पर यहाँ पर हम जो कर रहे हैं ना वॉल्यूम, यहाँ पर जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर मोलारिटी के लिए हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं जो लीटर में है, और वही अगर हम मोलालिटी में देख रहे हैं ना तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि पर्टिकुलरली सॉल्वेंट को देख रहे हैं जो केजी पर है, यानी कि टोटल सॉल्यूशन को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टर क्लियर? ओके, एक क्विक समराइज कर देते हैं आज हम क्या क्या इस टॉपिक पर देखा, ठीक है। पहले तो हमने कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए तरह तरह के जो फॉर्मूलाज हैं उसे हमने देखा, जैसे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हमने बेसिकली W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। परसेंटेज के लिए हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है मास परसेंटेज
कि वो हम यहाँ पर राइट डाउन किए थे पर उसको रिमूव कर दिया था बाद में। ओके, वॉल्यूम परसेंटेज का जो है ना V बाई V से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम परसेंट क्या है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट जो प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल बोला गया है, आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि टोटल कहाँ पर यूज किया जा रहा है, कहाँ पर बस सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है। जैसे मोलालिटी में ना बस हम सॉल्वेंट का ही कंसिडर किया था इन केजी, ठीक है। तो इन वॉल्यूम फैक्टर हम यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कंसीडर करिए, तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड परसेंटेज के लिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, ठीक है। अभी आते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, जहां पर हम सॉल्यूट कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, वो भी एक मास में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, उसको हम अगर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पर 1 लीटर के कंसीडर करें तो आपको उसको पहले ml में कंसीडर करना है एंड 100 ml में किया जा रहा है, इसीलिए आपको लीटर को 100 ml से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ml को लीटर को अगर आप ml में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आपको उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। वहीं पर अगर ml को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो आपको जो यूनिट चेंजिंग फैक्टर्स है उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आता है पार्ट्स पर मिलियन, जहां पर मिलियन के हिसाब से कितना पार्ट्स प्रेजेंस है, इसको हम मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम, मोल्स टू वॉल्यूम कई सारे फैक्टर्स में डिफाइन कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम पार्ट्स के हिसाब से कर रहे हैं। मास ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कितना पार्ट्स अगर हम एक कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं, लाइक मान लो कि एक टोटल बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एक्चुअली हम यहाँ पर बाइनरी कंपोनेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स के लिए अगर निकालने हैं तो सॉलिड को कंसीडर करेंगे, अगर सॉल्वेंट को करना है तो सॉल्वेंट को करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर सॉलिड को कंसीडर कर रहे हैं, तो सॉल्यूट जितना नंबर ऑफ पार्ट्स यानी नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसको डिवाइडेड बाय टोटल यानी कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इसका जो सम है उससे अगर डिवाइड कर देते एंड मल्टीप्लाई करते मिलियन यानी कि 10 to the power 6 के पावर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स इसका देखा था एंड जो मास बेसिस का होता है ना, तो पीपीएम में जो है वो है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का जो मास है उसको अगर डिवाइड करते हैं मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, तो उसका जो रिजल्ट होता है मास बेसिस पर पीपीएम में आता है, ठीक है। वहीं पर अगर वॉल्यूम बेसिस पर गैस, बेसिकली गैस के लिए एप्लीकेबल है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, तो आता है पीपीएम में, जो वॉल्यूम बेसिस के ऊपर आता है। वहीं पर मोल बेसिस पर अगर करते हैं ना तो वो होता है सॉल्यूशन के लिए, तो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड किसी के लिए भी एप्लीकेबल है जो पीपीएम में आता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम मोल्स फैक्टर में है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों का जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो मोल्स काउंट करके डिवाइड करना है इनटू उसका फाइनल रिजल्ट से 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा वो पीपीएम में आएगा, ठीक है। अभी आते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी एक सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, 1 नंबर 2 नंबर, तो होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, लाइक नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंस है, कितना मोल्स प्रेजेंस है एक कंपोनेंट में, तो उससे डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स क्या है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन आता है। यानी कि एक रेशियो है, ठीक है, एक पर्टिकुलरली एक रेशियो है जहां पर अगर आप सॉलिड के लिए डिफाइन कर रहे हो तो सॉलिड को कंसिडर करोगे, ठीक है, एंड सॉल्वेंट को करते हो तो सॉल्वेंट के लिए कंसिडर करोगे, जिससे निकालना है ना उसी को आपको नंबर ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट। अगर सॉलिड की करते हो
तो नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, एक सिंपल रेशियो है, ठीक है, रेशियो में आएगा। तो एज वी आर कंसीडरिंग हियर द बाइनरी सॉल्यूशन, सो कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, लाइक वन सॉल्यूट एंड सेकंड सॉल्वेंट, ठीक है। It can be shown that in a given solution sum of all mole fraction is unity, यानी 1 होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन एक सॉल्यूशन में कितना भी हो, लाइक बहुत सारे मोल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, अगर ईच ऑफ द कंपोनेंट्स हैविंग अनदर, मतलब बहुत सारे मोल फ्रैक्शंस हो ना, तो उसको अगर सम कर दोगे, टोटल कर दोगे ना, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो एक्चुअली 1 होता है, ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट मोलैरिटी के ऊपर। जो मोलैरिटी है ना उसको हम कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं, जो एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर के हिसाब से हमें कितना मोल्स प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का, वो निकालना है बस। एंड मोलैरिटी जो है ना, मोलालिटी जो है ना, एक्चुअली इसको हम स्मॉल एन से डिफाइन करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि एक सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ मोल्स प्रेजेंट है एक सॉल्यूट का, उसको अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि सॉल्वेंट की मास को केजी में जो है ना उससे डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो आता है वो मोलालिटी के ऊपर होता है। यहाँ पर बस हम सॉल्वेंट को कंसिडर कर रहे हैं, सॉल्यूशन को नहीं कर रहे, ठीक है। सारे के सारे जो फैक्टर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनता है एंड क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चंस आता है, न्यूमरस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो आपको सारे के सारे फॉर्मूलेस विद यूनिट एंड यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छी तरीके से आना है, तो प्रैक्टिस कीजिए। एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत जो प्रैक्टिसिंग एफिशिएंसी है ना वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता जाएगा। सो आप पेपर में भी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत सारे प्रैक्टिस करो। होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो एंड कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो चुका हो आपको लिए। Hope you like this video. If you like this video, do subscribe this channel to get more videos like it. And मिलते हैं next lecture में next topic के साथ. Till then, take care of yourself and also your family. Bye bye. If you like this video, then do subscribe this channel to get more videos. मिलते हैं नई next video में next topic के साथ. Till then, take care of yourself and also your family. Bye bye.